चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने अन्नपान के विषय में जानेंगे और अन्नपान में भी हम शाक सब्जी के विषय में विशेषता जैसे कि आलू, मटर, घिया, पेठा, खीरा, ककड़ी, करेला, मशरूम, सरसों का साग, बथुआ और भी बहुत कुछ, इनके गुणों को यहाँ पर कहा गया है। इससे पूर्व हम चावल, गेहूँ, जौ को जान चुके हैं और सभी प्रकार के दालों के गुण को जान चुके हैं। मूंग का क्या कर्म है, उड़द किस लिए हितकारी है और अरहर कहाँ प्रयोग की जाएगी, कुलथ की दाल कहाँ प्रयोग की जाएगी और इस तरह से बहुत कुछ। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत अपने शाक को समझते हुए इस अध्याय का अध्ययन आरंभ करते हैं। यह चरक संहिता के सूत्र स्थान का 27वां अध्याय है, जिसका नाम है अन्नपान विधिम अध्याय, और इसके अंतर्गत हम शाक के विषय में जान रहे हैं। शाक यानी जिसकी हम सब्जी बना सकते हैं, और इसमें सबसे पहले कुछ पौधों के नाम दिए गए हैं जिनकी पत्तियों से हम साग बना सकते हैं और उसका सेवन कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले पाठा कहा गया है। यह एक साधारण सा पौधा है जो हमें आमतौर पर अपने आसपास ही मिल जाता है, लेकिन यहाँ ज्ञान की आवश्यकता है। आजकल यह प्रचलन में नहीं है, इसीलिए इसका हम ज्ञान भी नहीं रखते हैं, इसको पहचानते नहीं हैं और फिर इसका प्रयोग नहीं करते हैं। और इसके साथ यहाँ अगला पौधा कासमर्द कहा गया है। इसे ही शूशा कहा जाता है, इसे ही कसौंची कहा जाता है, और यह पीले रंग के फूलों वाला है और इसमें फलियाँ लगती हैं, और यह भी सड़क के किनारे भी पौधा मिलने वाला है, यानी यह वीड कहा जाता है और बहुत ही मात्रा में मिलता है, और यह भी औषधीय गुणों से भरपूर है। तो इसलिए इसकी पत्तियों का शाक बनाने के लिए भी कहा जाता है। अब इसके पश्चात कचूर के बारे में कहा, और बथुआ का प्रयोग तो प्रचलन में है। सरसों के साग के साथ भी बथुए की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है, और बथुए का अलग भी प्रयोग करते हैं, सब्जी भी बनाते हैं, रायता भी बनाते हैं, ऐसा भी बहुत कुछ, तो यह प्रचलन में है। और इसके अलावा अब 3 पत्तियाँ के बारे में कहा। 3 पत्तियाँ को ही चांगेरी ही भी कहते हैं और इसी को ही ऑक्जेलिस भी कहा जाता है, और यह तो इतना अधिक मात्रा में मिलता है कि यह अगर आपने गमले रखे हैं तो वहाँ पर भी आपको उगा हुआ दिखेगा। यह स्वाद में कुछ खट्टा मीठा लिए हुए है। इसकी कुछ स्पीसीज होती हैं जो कुछ ज़्यादा खट्टी हैं और कुछ थोड़ी मधुरता लिए हुए हैं, तो यहाँ उसके बारे में कहा गया है। और इनके बारे में कहा कि इनके शाक ग्राही हैं, यानी ये मल को बांधने वाले हैं और दस्त को बंद करने वाले। यानी अगर किसी व्यक्ति को मल की प्रवृत्ति अधिक हो रही है, दस्त लगे हुए हैं, तो उनको ऐसे जो पौधे बताए गए हैं इनके शाक का प्रयोग करना चाहिए, तो यह औषधि का काम करेगा। और इसके साथ ये इनके गुण ये बताएं कि ये त्रिदोष नाशक है, यानी ये वातज, पित्तज और कफश तीनों ही विकारों का शमन करने वाले हैं, तो इस दृष्टि से यह बहुत लाभकारी है। लेकिन यहाँ पर बथुए के विषय में कहा कि यह मल को पतला करने वाला है, क्योंकि उससे पहले जितने पौधे कहे उनके विषय में ये कहा कि ये संग्राही है, मल को बांधने वाले हैं, लेकिन विशेषता बथुआ के बारे में कह रहे हैं कि ये मल को पतला करके निकालने वाला है। तो अगर किसी को विबंध रहता है, कॉन्स्टिपेशन की जो दिक्कत है वो ज़्यादा रहती है, तो उस समय हम बथुए का प्रयोग करवा सकते हैं, तो यह स्वास्थ्य के लिए हितकारी होगा। अब आगे मकोए के गुण बताए जा रहे हैं। मकोए भी एक जंगली पौधा है और यह भी एक खरपतवार हम कह सकते हैं, लेकिन ये औषधीय गुणों से भरपूर है। ये भी स्वतः ही उग जाता है। इसमें छोटे छोटे से मकोए लगे होते हैं, और यह जब कच्ची अवस्था में होता है तो ये हरे रंग के होते हैं, और पकने के बाद ये काले रंग के होते हैं। तो ये भी सोलेनेसी फैमिली का ही पौधा है। ये टमाटर की तरह फल वाला है, लेकिन ये बहुत छोटे साइज़ का, अगर हम टमाटर से तुलना करें तो। इसके शाक के बारे में यहाँ कहा गया है, और उसके गुण बताए कि ये त्रिदोष शामक है, यानी वात, पित्त, कफ तीनों ही दोष का शमन करेगा, और यह शुक्रवर्धक है, यानी यह वृक्ष है, और रसायन है। रसायन उस
द्रव्य को कहा जाता है जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये सभी धातुओं को पोषण करे, मतलब उनको बढ़ाने वाला हो। तो उस दृष्टि से मकोए को रसायन का। च्यवनप्राश भी एक रसायन है, तो हम रसायन को इस तरह से समझ सकते हैं, और मकोए को रसायन कहा है, यानी ये इतना उपयोगी कहा गया है। और ये कुष्ठनाशक है, यानी त्वचा रोगों के लिए बहुत हितकारी है। और यह मल का भेदन करने वाला है, यानी ये मल को तोड़कर निकालने वाला है। और इसका शाक वीर्य में अत्यंत न उष्ण है न अत्यंत शीतल है, मतलब इसकी जो सब्जी बनाई जाएगी वह ना तो बहुत गर्म होगी और ना ही ठंडी, तो ये बीच का रहेगा। तो इस तरह से मकोए के गुण बताए हैं, और आशा है कि इन गुणों को सुनकर आपके आसपास अगर मकोए हैं तो आप उसका शाक बना सकते हैं। ये स्वाद में भी अच्छा होता है और स्वास्थ्य के लिए भी हितकारी है। अब इसके पश्चात राजशवक का शाक आ जाए। ये भी एक तरह की पत्तियां ही हैं जिनका यहाँ उल्लेख किया गया है, और इसके गुण कहे कि ये त्रिदोष शामक है, यानी यह भी मकोए की तरह ही त्रिदोषात्मक वात, पित्त, कफ तीनों के लिए शमन करेगा। और यह गुण में लघु है, मतलब जो इजीली डाइजेस्टेबल है, और मल मूत्र को बांधने वाला है। विशेषकर गृहिणी और अर्श के रोगियों के लिए हितकारी है। गृहिणी रोग पाचन संबंधी रोग है, और गृहिणी रोग में बार बार मल की प्रवृत्ति होती है, कई बार उसे मल निष्कासन के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसे में राजशवक शाक उपयोगी कहा है क्योंकि यह मल को बांधने वाला है। तो इसी तरह से यह बवासीर के लिए भी हितकारी कहा है। और इसके पश्चात अब काल शाक का गुण कहा जा रहा है। यह रस में कटु, अग्नि प्रदीपक और कृत्रिम विष और शोथ को दूर करने वाला है। यानी ये जो शाक कहा गया इसे नाड़ी शाक भी कहते हैं। ये रस में कटु है, यानी ये चरपरा सा है, और ये जठराग्नि को बढ़ाने वाला है। और इसका विशेष गुण कहा कि यह विष को कम करने वाला है, और वो भी कृत्रिम विष को कम करने वाला, और इसके साथ ये सूजन को कम करने वाला है। तो इस तरह इसके गुण कहे गए हैं। अब इसके पश्चात मटर के शाक के गुण कहे गए हैं। मटर से लगभग हम सभी परिचित हैं और यह प्रयोग भी लाया जाता है, लेकिन क्या आपको मटर के गुण के बारे में मालूम है? वही यहाँ पर बताए गए कि मटर का शाक गुण में लघु है, मतलब ये जल्दी से पचने वाला है, लेकिन यह वीर्य में उष्ण है और वातवर्धक है। यानी मटर के शाक के सेवन के पश्चात वायु बढ़ेगी तो वातज रोग उत्पन्न हो सकते हैं, और यह रुक्ष होता है, तो इसके सेवन के पश्चात शरीर में रुक्षता भी उत्पन्न होती है। तो यह मटर के शाक के गुण कहे जा रहे हैं। और इसके पश्चात खट्टी चंगेरी कही जा रही है। पहले हमने यहाँ चंगेरी के विषय में जाना था, लेकिन यहाँ अब दोबारा चंगेरी के बारे में कहा जा रहा है। तो ये चंगेरी के अलग अलग भेद हैं। जो अब कहा जा रहा है वो खट्टी चंगेरी कही जा रही है, यानी ये पहली वाली चंगेरी से कुछ खट्टापन अधिक लिए हुए। तो इसमें ये कहा कि यह अग्नि प्रदीपक है और वीर्य में उष्ण है और मल को बांधने वाली है, कफ और वातजन्य विकारों में लाभकारी है और गृहिणी और अर्श रोग में हितकारी है। ये वाली चंगेरी पहाड़ों पर अधिक मिलती है और उसके बारे में कहा ये अग्नि को प्रदीप्त करने वाली है, मतलब कि ये जठराग्नि को बढ़ा देगी और गर्म है, तो सर्दी की ऋतु में इसका सेवन करना चाहिए। और ये मल को बांधने वाली है, अतिसार में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और कफ तथा वातजन्य विकारों में लाभकारी है, क्योंकि ये उष्ण है इसलिए कफ और वात इन दोनों का शमन करेगी। और यह गृहिणी और अर्श में हितकारी है। गृहिणी फिर वही पाचन संबंधी रोग जहाँ पर मल की प्रवृत्ति अधिक रहती है, तो ये मल को बांधने वाली है, इसलिए यहाँ ये उपयोगी होगा। और इसके पश्चात पोई का शाक कहा गया। यह रस और विपाक में मधुर है, मतलब रस में भी मधुर, विपाक में भी मधुर, और मल का भेदन करने वाला, यानी ये भी मल को निकालने वाला और कफ को बढ़ाने वाला है। क्योंकि ये रस और विपाक दोनों में मधुर है, इसलिए यह कफ को बढ़ाएगा, तो कफस रोग उत्पन्न हो सकते हैं। और यह शुक्र का वर्धक है। मधुर होने के कारण ये शुक्र वर्धक भी है, यानी ये वृक्षीय भी है।
और वीर्य में शीतल है। ये साधारणतः कहा जाता है कि अगर रस और विपाक मधुर है तो उसका वीर्य शीत होगा। तो उस दृष्टि से इसे शीतल कहा गया है और ये मद को नष्ट करने वाला है, यानी ये नशे को कम करने वाला है। और अब इसके पश्चात चौलाई के शाक के विषय में कहा जा रहा है। यहाँ इसे चौराई कहा जाता है और इसे तंडुलियक भी कहते हैं। और चौलाई के विषय में भी आप अवश्य जानते होंगे। चौलाई के लड्डू भी प्रचलन में हैं। वहाँ चौलाई के बीजों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर चौलाई के पत्तियों का शाक का गुण कहा जा रहा है। और यह भी सरसों का साग या जिस तरह से बथुए का साग अब बाज़ार में मिलने लगा है, इसी तरह अब चौलाई का साग भी मिलता है। अब उसके गुण को कहा जा रहा है कि यह रुक्ष है और मद तथा सभी प्रकार के स्थावर तथा जंगम विष को दूर करने वाला है। मतलब अगर हम चौलाई का सेवन करते हैं तो यह विषनाशक है। तो यह एक तरह की उपयोगिता बताई है और यह रक्तपित्त रोग के लिए लाभदायक है। हम पूर्व अध्ययन में रक्तपित्त के विषय में कई बारी जान चुके हैं, यानी रक्त और पित्त दूषित होते हैं और फिर वहाँ रक्त स्राव होता है। तो ऐसे रोगों के लिए भी चौलाई को लाभदायक कहा है, क्योंकि यह रक्त को कम करने वाला है, यानी ये पित्तज रोग को कम करने। चौलाई के विषय में ये भी कहा कि ये रस और विपाक इन दोनों में ही मधुर है। मतलब रस भी मधुर, विपाक भी मधुर है और वीर्य में शीत है। तो रस और विपाक अगर दोनों मधुर हैं तो उसका वीर्य शीत होगा। तो उस दृष्टि से ये गुण कहे गए हैं। अब इसके पश्चात मंडूक पर्णी, यानी जिसे मेंढक पर्णी भी कहते हैं, और आदि शाक कहा कि इस तरह के और भी पौधे जिनको हम शाक बना सकते हैं। ये वेत के अग्रभाग के कोमल अंश जिन्हें वेत्र अग्र कहा जाता है, और कुचैला जिसे पाठा कहा जाता है, ये भी आम मिलने वाला एक पौधा है। और वन तिक्त जिसे चिरायता कहते हैं, और करकोटक खिसका, इसे हम ककोड़ा भी कहते हैं। ये करेले जैसा है। अब ये भी बाज़ार में मिलने लगा है। ये कुछ गोल सा है और करेले जैसा ही होता है और इसके ऊपर कांटे कांटे से होते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर ये कहा गया है। और ये अवलुज यानी जिसे बकुची कहा जाता है, बकुची की पत्ती का शाक बनाने के लिए कहा है। और पटोल, ये परवल, ये भी अब बाज़ार में मिलने लगे हैं और साधारणतः हमें ये अपने आसपास भी मिल जाता है। ये भी एक जंगली पौधा ही है। और शकुल आदनी जिसे कुटकी कहते हैं, कुटकी की पत्तियों का शाक। और वृष पुष्प जिसे अडूसा कहते हैं, ये भी सड़क के किनारे बहुत मिलता है। सफ़ेद रंग का फूल होता है, इसे वासा भी कहते हैं। और वासा अवलेह भी बनाया जाता है। ये ब्रोंकियोडायलेटर होता है, यानी ये कास श्वास के लिए बहुत हितकारी है। अब उसकी फूलों की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और शारगेटा, ये काली मकोए कहा जाता है। और केम्बुक जिसे करेमू कहते हैं। और कठिलक, कठिलक करेले को कहा जाता है। करेले से भी हम सभी लगभग परिचित हैं। और नाली जिसे नाड़ी का साग कहा जाता है। कलाई, कलाई का मतलब है मटर, मटर से भी सभी परिचित हैं। और गोजीवा, गोजीवा एक तरह का पौधा जो पालक जैसा होता है और यह भी एक तरह का वीड है और इसकी भी अब शाक सब्जी बनाई जा सकती है। और वाताक जिसे बैंगन कहते हैं, बैंगन से भी लगभग सभी परिचित हैं। और तिल पर्निक, हुरहुर और कोलक, कोलक भी परवल की ही एक भेद है। और कारकश और नीम की पत्ती, नीम भी एक साधारण सा पौधा जिसे सभी जानते हैं और ये भी गुणों से बहुत भरपूर है। तो इसकी पत्तियों का शाक बनाने के लिए कहा जा रहा है। और ये पारपटक जिसे पित्त पापड़ा कहते हैं, पित्त पापड़ा भी एक हर्ब है, ये भी एक तरह का वीड है और ये भी हरियाली वाली जगह पर साधारणतः मिल जाता है। त्वचा के लिए ये बहुत उपयोगी है, तो उसको भी यहाँ शाक के रूप में बताया है। और अभी जिन शाक का नाम लिया गया है वे सभी
कफ और पित्त के शामक है, यानी कफज और पित्तज रोगों के लिए हितकारी है। लेकिन ये रस में तिक्त हैं, मतलब ये कड़वे हैं, और वीर्य में शीत है, और विपाक में मधुर होता है। तो विपाक अगर मधुर है तो वीर्य शीत है, तो ये साधारणता होता है। तो इस तरह से अगर हम इन सभी के विषय में जानें कि ये कड़वे तो हैं लेकिन इनका शाक बनाया जा सकता है, और ऐसा कहते हैं कि तिक्त रस का भी सेवन अवश्य करना चाहिए। और उस दृष्टि से ये कहा कि इनका हम शाक बनाकर, यानी इसकी सब्जी बनाकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार इनके गुण के विषय में कहा गया है। अब इसके पश्चात सभी सूपे शाक के विषय में कहा जा रहा है। सूपे शाक का मतलब है जिनके सूप बनाए जा सकते हैं। तो उनमें ये कहा कि जिनके दानों की दाल बनती है, जो शमी वर्ग के अंतर्गत हम जान चुके हैं, जैसे कि मूंग या मोठ, अरहर आदि, तो उनकी पत्तियों से सूप बनाने के लिए कहा गया है। और उनमें उदाहरण भी दिए कि जिस प्रकार मूंग, मटर, उड़द, अरहर आदि की पत्ती का शाक, और भारंगी एक ऐसा पौधा जो कफ के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हमें श्वास कास के लिए कोई औषधि बनानी है तो वहाँ हम भारंगी का प्रयोग करते हैं, तो उसके पत्तियों का यहाँ सूप बनाने के लिए कहा गया है। और चिल्ली, जिसे बन बथुआ कहते हैं, और कुतुम, इसे गूमा की पत्ती कहते हैं, और आलू, ये सभी प्रकार के आलू की पत्ती का साग। हम सभी आलू के कंद का सेवन तो करते हैं, आलू की सब्जी बनाई जाती है, और सब्जियों में राजा तो आलू है। बहुत सी सब्जियों के साथ मिलाकर इसका सेवन करते हैं, लेकिन यहाँ पर सूप बनाने के लिए आलू की पत्तियों का प्रयोग करने के लिए कहा है। और कुटीजर, जिसे ताम्रमूली भी कहते हैं, और शन, ये सन की पत्ती या फूल जिससे जूट बनाया जाता है। और ये जो कुटीजर या ताम्रमूली कहा गया, ये तुलसी का एक भेद है। और इसके पश्चात अब सेमल के फूल के बारे में कहा। सेमल को शाल्मली भी कहते हैं और इसी को ही सेमर भी कहते हैं। ये लाल रंग के फूल होते हैं और इनके फूलों से सूप बनाने को कहा है। और इसके पश्चात कर्बूदार कचनार के लिए कहा जाता है। और ये कचनार भी दो तरह का होता है, सफ़ेद और लाल। यहाँ पर कर्बूदार से सफ़ेद कचनार के लिए कहा है। और फिर सुवर्चला, और ये भी एक तुलसी का भेदी है। निष्पाव, सेम की फली होती है, सेम की पत्तियों से सूप बनाने के लिए कहा जा रहा है। और कोवीदार, ये लाल कचनार के फूल। और पतूर, ये चुलाई का ही एक भेद है। और चुचुपरनी, बड़ी चेंच का भेद। और कुमार जीव, जीवंती कहते हैं इसे। और लोटक, मस्सी का भेद। और पालक को यहाँ पर पलंक्या बोला जाता है। और ये पालक से भी हम सभी परिचित हैं और यह भी बाज़ार में बहुत उपलब्ध है, तो हम इसका सेवन तो साधारणतः सभी कर ही रहे हैं। और मारिश, जिसे मरसा कहते हैं, कलम्बी, क्रेमू, नालिका, नाई। और आसुरी राई को कहा जाता है। राई हम अचार वगैरह बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। अब यहाँ राई की पत्तियों का शाक बनाने के लिए कहा जा रहा है, राई की पत्तियों का सूप बनाने के लिए कहा जा रहा है। और कुसुम, इसे बर्रे कहते हैं। और वृक धूमक, लक्ष्मणा की पत्ती का शाक। और ये पूपनड़, जिसे चकवड़ कहते हैं, इसी को ही चकमर्द कहते हैं। अभी हमने पहले कासमर्द के विषय में जाना था, उसी से मिलता जुलता यहाँ पर चकमर्द है। ये भी शमी वर्ग का ही एक पौधा है और ये भी सड़क के किनारे बहुत मात्रा में मिल जाता है। तो इसकी पत्तियों का सूप बनाने के लिए कहा है। ये भी जो त्वचा के लिए हितकारी है। कासमर्द में विशेषता कास के लिए हितकारी कहा गया है, लेकिन इसे त्वचा के लिए हितकारी अधिक कहा गया है। और इसके पश्चात आगे नलिका कहा गया। नलिका मतलब कमल का डंडल, पत्ती, फूल, इन सब का प्रयोग हम सूप के लिए कर सकते हैं। और नील की पत्ती और कठेरक, ये कठेरक वन तुलसी कहते हैं, तो तुलसी का ये एक भेद है। और यातुक, ये श्वेत सरीवन है। और शाल कल्याणी, ये चौलाई का भेद है। त्रिपर्णी, ये हंसपदी इसे कहते हैं।
और पीलू पर्णिक ये मूर्वा की पत्ती है। और इन सभी शाक वर्गों का गुण गुरु रुक्ष होता है। मतलब ये सभी पत्तियों का अगर सूप बनाते हैं तो यह गुण में गुरु होगा, यानी ये देर से पचेगा, और साथ ही ये रुक्ष है, यानी इसके सेवन के पश्चात शरीर में रुक्षता उत्पन्न होगी। और यह प्राय कब्जियत करने के बाद पचता है, मतलब ये मल को बांधता है और फिर उसके बाद इसका पचन होता है। तो ये इन सब पत्तियों का सूप मल को बांधने वाला है और रस में मीठा, वीर्य में शीतल और मल का भेदन करने वाला है। तो ये मल का भेदन भी करता है। और इन सब शाकों को उबालकर फिर उनके रस को निचोड़कर घी में भूनकर खाने से लाभकारी सिद्ध होता है। अब यहाँ पर सूप के सेवन की विधि भी बताई कि इन सब पत्तियों को पहले उबालना है, उबाल कर उसे निचोड़ लेना है। तो जो वहाँ उबला हुआ पानी होगा उसमें घी मिलाकर, यानी घी का छोंक लगाकर उसका सेवन करना है। क्योंकि अभी इसे कहा कि यह गुरु है और रुक्ष है, तो रुक्षता को कम करने के लिए यहाँ घी का भी मिश्रण करने के लिए कहा गया है। अब इसके पश्चात सन कोवीदार, कोवीदार मतलब लाल कशनार, और करबूदार ये सफ़ेद कशनार, और सेमल का फूल जिसे शाल्मली कहा जाता है, ये सभी मल को बांधने वाला और रक्त पित्त रोग में विशेष लाभकारी है। तो इनके विषय में ये कहा कि अगर अतिसार हो रहा है या मल अधिक आ रहा है तो उस समय ये मल को बांधना होगा, यानी ये औषधि का कार्य करेगा। और इसके साथ ही ये कहा कि रक्त पित्त रोग में विशेष हितकारी है। तो अगर रक्तस्राव हो रहा है तो उस समय भी ये सभी हितकारी होंगे। अब आगे कुछ और पत्तियों के बारे में कह रहे हैं। सबसे पहले कह रहे हैं नयगोत्र, ये वट वृक्ष को कहते हैं, जिसे बड़ का पेड़ भी कहते हैं। तो उसकी पत्तियां, और उदुम्बर ये गुल्लर है, और पीपल और पकड़ी ये छोटा पीपल, और कमल आदि की पत्तियां ये रस में कषाय, स्तंभन करने वाली, और ये वीर्य में शीतल और पित्तजन्य अतिसार को दूर करने वाली है। अब विशेषता ये कहा कि अतिसार हो रहा है, लेकिन अगर उसमें पित्त की अधिकता है, पित्त की वजह से अतिसार हो रहा है, तो वहाँ पर इसका प्रयोग करना है। और अब गडूची का साग कहा गया। गडूची को ही गिलोय कहते हैं, इसी को अमृता कहते हैं, और इसी को ही यहाँ पर वत्स अदनी कहा गया है। तो उनके पत्तियों के साग के विषय में कहा जा रहा है कि यह खाने में बढ़ी हुई वायु नष्ट करती है। मतलब अगर गिलोय की पत्तियों का साग बनाकर खाया जाए तो ये वात का शमन करेगी। और गंभीर और चित्रक ये फिर दो अलग औषधि पौधे बताए कि इनकी पत्तियों का शाक बढ़े हुए कफ को दूर करता है। अगर कफ वृद्धि हुई है, कफ से संबंधित रोग है, तो वहाँ पर इन दो पौधों के सब्जी बनाकर खिलाई जा सकती है। और श्रेयसी जिसे गज पीपल कहते हैं, और बिल्वपन्नी और बेलपत्र का शाक वात विकार को दूर करने वाला है। तो बेलपत्र के बारे में भी शायद सभी परिचित होंगे। तो उसकी पत्तियों का साग जो है वो वात विकार को दूर करता है। तो वातज रोगों के लिए इसका प्रयोग हम कह सकते हैं। और भंडी निशोध को कहते हैं, और इसकी पत्ती का साग, शतावर का साग, शतावर को एस्पेरेगस भी कहा जाता है, ये सुंदरता के लिए भी पौधा लगाया जाता है और लगभग सभी उद्यानों में ये उपलब्ध होता है। और एस्पेरेगस की रूट्स का तो प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर उसकी पत्तियों का शाक बनाने के लिए कहा गया है। और बरियार की पत्ती, जीवंती की पत्ती, और परनी दूब को कहा जाता है, जिसे हम दूर्बा भी कहते हैं, और ये पर्व पुष्पी, इन सब पत्तियों के बारे में कहा कि इनके शाक वात पित्त को दूर करने वाले हैं। मतलब अगर इनका सेवन किया जाएगा तो वातज रोग भी ठीक होंगे और साथ ही पित्तज रोग भी ठीक होंगे। तो यहाँ पर जो दूर्बा की बात की जा रही है, ये हम बहुत प्रयोग में लाते हैं। ये ठंडा माना जाता है और ये पित्तज रोगों के लिए बहुत हितकारी है। और विशेषता ये स्त्रियों के लिए बहुत अच्छा कहा गया है। गर्भाशय संबंधित रोगों में दूर्बा का शाक
बहुत हितकारी होता है। अगर उन्हें मासिक स्राव की अधिकता रहती है तो उस समय भी इसका प्रयोग करवाया जा सकता है। नक्सीर आदि रोगों में भी इसका सेवन करवाते हैं। तो यहाँ पर इसके शाक बनाने के लिए कहा तो वह इस दृष्टि से बहुत हितकारी होता है। अब इसके पश्चात लांगलकी यानी कलिहारी की पत्ती के और रक्त एरंड, इसे यहाँ पर उरुबु कहा गया है, इसकी पत्ती के शाक के गुण बताए जा रहे हैं कि यह लघु, तिक्त और मल का भेदन करते हैं। और तिल, बेंत और श्वेत एरंड की पत्ती के शाक वातस है, मतलब ये वात को उत्पन्न करने वाले हैं। कटु, तिक्त और अमल होते हैं और वायु को अधो मार्ग से अर्थात मल मूत्र के मार्ग से निकालने वाले होते हैं। और बर्रे का साग यह रुक्ष है और अमल है, उष्ण है, कफ शामक है और पित्तवर्धक होता है। तो उसके गुणों को जानकर हम इसका भी प्रयोग शाक के रूप में कर सकते हैं। तो इस अध्ययन से हम ये समझ पा रहे हैं कि चरक संहिता में किस तरह से एक एक द्रव्य के गुणों को बताया है और फिर उसमें ऐसा कहा कि हम चिकित्सा के साथ साथ आहार योजना भी इस तरह से कर सकते हैं कि वह रोगी के लिए औषधि का कार्य करे। उस दृष्टि से यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सभी को ही इसको समझना चाहिए और इसमें बताए गए शाक सब्जी को जानना चाहिए और फिर उसका प्रयोग भी करना चाहिए। और आज हम इतना ही करते हैं, इसका शेष भाग हम आने वाली कक्षा में जानेंगे। और अब बारी है प्रश्न उत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि कुल्थी का रस वीर्य विपाक क्या है। तो इसका उत्तर है कि यह वीर्य में उष्ण है, रस में कषाय और विपाक में अमल है और यह कफ शुक्र हर है और वात नाशक और संग्राहक है। तो इसी के साथ ये कहा था कि ये कास श्वास में भी बहुत हितकारी है और बवासीर के लिए भी बहुत हितकारी है। और ये दाल अश्मरी नाशक भी है, तो अश्मरी की चिकित्सा के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और विशेषता उत्तर यह है कि यह वीर्य में उष्ण, रस में कषाय और विपाक में अमल है। तो सही उत्तर देने वाले आप सभी बधाई के पात्र हैं। और आज के लिए प्रश्न है कि अनपन विधि के अंतर्गत आहार के कितने वर्ग बनाए गए हैं। तो आपको केवल आहार वर्गों की संख्या बतानी है और आशा है कि आप इसका उत्तर जानते हैं और कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखेंगे। और इसी के साथ ही आप सभी को सादर नमस्ते।